हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल आपकी नज़रों ने समझा की स्टार्टिंग होती है पेरिस से, जहां पर दक्ष रावल जो कि एक फेमस ब्लाइंड फोटोग्राफर है, उसे अवार्ड दिया जा रहा है उसकी बेस्ट फोटोग्राफ द्वारका के लिए। सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं कि दक्ष लेडीज़ वॉशरूम में होता है और वहां पर एक इंडियन लड़का दक्ष को मार रहा है और कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है और तुम लेडीज़ वॉशरूम में क्या कर रहे हो। दक्ष उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे नहीं पता था कि ये लेडीज़ वॉशरूम है। उस लड़के को धक्का देकर दक्ष वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो लड़का दोबारा से उसे पकड़ लेता है और कहता है जहाँ गोरी लड़की देखी नहीं वहाँ आगे लार टपकाते हुए। दक्ष कहता है मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड गोरी है या काली है, मैंने उसे नहीं घूरा और मैं देख ही नहीं सकता। लेकिन वो लड़का दक्ष की बात मानने को तैयार नहीं है, तो दक्ष गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहता है मेरा नाम अनाउंस हो रहा है और मुझे यहाँ से जाना है। और फिर वो वहाँ से स्टेज की तरफ चला जाता है। वहाँ वो अपना अवार्ड रिसीव करता है और स्पीच देने लगता है। दक्ष कहता है कि इंसान उतना ही अंधा होता है जितना वो अपने आप को समझता है। थैंकफुली मैं अपनी बंद आँखों से उतना ही देख सकता हूँ जितना कि अपने चश्मे के पीछे छिपी आँखों से देख सकता। और वैसे भी दुनिया में खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए आँखों की नहीं बल्कि मन की आँखों की ज़रूरत होती है, और ये बात मैंने अपनी इंस्पिरेशन से सीखी है। तभी वहाँ पर वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है इज़ ही ब्लाइंड, और वो कहता है नो बेबी ही इज़ नॉट। ये आदमी सारे पेरिस को बेवकूफ़ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। एक अंधा आदमी इतनी खूबसूरत फ़ोटोग्राफ कैसे खींच सकता है। मैं इसका पर्दाफाश करके रहूँगा। अपनी आँखों के सामने अपनी फ़ोटो को डिस्ट्रॉय होते हुए देखेगा तो ज़रूर सबके सामने अपनी असलियत लेकर आएगा। और फिर वो एक फ़ॉक उठाता है और उसकी फ़ोटोग्राफ की तरफ फेंकता है, लेकिन दक्ष को सेंस हो जाता है और वो रास्ते में ही उस फ़ॉक को पकड़ लेता है। और वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है देखा, मैंने कहा था ना कि ये सबको बेवकूफ़ बना रहा है, ये सब कुछ देख सकता है। तभी वहाँ पर दक्ष आ जाता है और कहता है कि अगर मैं सब कुछ देख सकता तो पहले तुमसे मार नहीं खाता। मुझे पता है तब गलती मेरी थी, लेकिन अब गलती तुम्हारी है, तो पता है अब मार कौन खाएगा। फिर दक्ष उस लड़के को एक पंच मारता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। दक्ष कहता है अगर तुम अपने देश की इज्जत नहीं कर सकते तो उसे डिस्ट्रॉय भी तो मत करो। तुम्हें पता है जिस फोटोग्राफ को तुम डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे उसमें मेरा दिल बसता है यार, वो द्वारका है। वो द्वारका जहाँ मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वो द्वारका जिसे देखने के लिए मुझे कभी इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले सीन में एंट्री होती है कहानी की हीरोइन की, यानी कि नंदिनी की, जो कि एक अनाथ लड़की है और अपनी बहन के साथ रहती है। और उसने अपनी गाय को ही अपनी माँ मान लिया है। और आज उसकी बहन की शादी है और वो अपने गांव वालों के साथ अपनी बहन की शादी कराने जा रही है। और उसकी नाव में उसकी बहन की दहेज का सामान है। बाकी नंदिनी को ढूंढ रही है कि नंदिनी कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं और चलने का समय हो गया है। और वो नंदिनी को आवाज़ें देती है। तभी नंदिनी आ जाती है और कहती है अरे इतने सालों की तपस्या के बाद मेरी बिग बहन की शादी है आज, तो मैं कोई विघ्न आने दूंगी क्या उसमें। और अपनी गाय की तरफ देखते हुए कहती है आहा, आज तो बेटियों से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है माँ। और काकी एक औरत से कहती है इन्हें देखकर लगता है कि बचपन में ही ये लड़की अनाथ हो गई है और तब से ही इसने इस गाय को अपनी माँ मान लिया है। अब तो दोनों बहनें इसी की छत्रछाया में रहती हैं और इसी को अपना संसार बना लिया है। फिर नंदिनी अपनी बहन के पास बैठ जाती है और कहती है मैंने सुना है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन आज इस नौका में बैठ के अपने ससुराल द्वारका जा रही है। काकी नंदिनी से पूछती है तो क्या आज तेरी बिग बहन की शादी में उसका कन्यादान भी ये गांव से ही करवाएगी। और नंदिनी कहती है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी गाय तो हमारी माता ही होती है ना, देवी होती है, और अगर उसके हाथों से ये सब हो तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे मैं भी किन बातों में लग गई, मैं तो अपने साथ घर के बुज़ुर्ग को लेकर आई हूँ। पहले उन्हें तो विराजमान कर दूँ। और वो अपने हाथों में रखी हुई टोकरी में से बाल गोपाल निकाल कर नौका में विराजमान कर देती है और फिर कहती है जय द्वारकाधीश की। उसके बाद नंदिनी को नौका में बैठा हुआ एक बुज़ुर्ग आवाज़ देता है और कहता है अरे नंदिनी इधर आ, ये देख तेरी डिंगली की तस्वीर छपी है न्यूज़पेपर में। और नंदिनी खुश होकर न्यूज़पेपर देखने लगती है। नंदिनी कहती है वाह कितनी खूबसूरत तस्वीर खींची है, ऐसा लगता है इस फोटोग्राफर ने आँखों से नहीं बल्कि मन से ये तस्वीर खींची है। और फिर बाल गोपाल से कहती है कि हे कान्हा,
मुझे एक बार ज़रूर इस फोटोग्राफ़र से मिलवाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि दर्श के परिवार में उसकी माँ राजवी और परिवार के अन्य सदस्य मिलकर द्वारकाधीश की आरती कर रहे हैं, लेकिन पूरी आरती के दौरान राजवी की आंखें बंद होती हैं। दर्श के पिता कहते हैं, 3 साल हो गए, तुमने द्वारकाधीश की शक्ल नहीं देखी, कब नाराज़गी दूर होगी तुम्हारी उनसे। राजवी अपने पति के माथे पर तिलक करते हुए कहती है, 3 साल पहले इन्होंने मेरे बेटे की आंखों की रोशनी उससे छीन ली। तब मैंने फैसला किया कि मैं भी उनकी तरफ नहीं देखूंगी। और फिर सब परिवार वालों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, आप सबको याद है ना कि ब्लाइंड स्कूल के लिए 500 मिठाई के डब्बे आप सबने अपने हाथों से पैक करने हैं। फिर सारे परिवार वाले मिलकर मिठाई के डब्बे पैक करते हैं और राजवी के पति कहते हैं, ये लो हो गए आपके 500 डब्बे पैक। और तभी राजवी कहती है, इतनी भी चालाकी नहीं चलने की ज़रूरत, आपने अभी इन पर सेलो टेप नहीं लगाई। याद रखिए, जब दर्श की शादी होगी तो आपसे 5000 मिठाई के डब्बे पैक करवाऊंगी मैं। दर्श के पिता कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ समय तक अभी दर्श की शादी की बात भूल जानी चाहिए। तुम ही सोचो, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाए जो कि देख नहीं सकता। राजवी ये सुनकर नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे पीछे दर्श के पिता भी उसे मनाने के लिए जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। राजवी उनसे कहती है, पता है, मैं हमेशा दर्श को एक बात सिखाती हूँ, हम हमेशा उतने ही लाचार होते हैं जितना हम खुद को होने देते हैं। मेरा बेटा अपाहिज नहीं है। अपाहिज तो वो लोग हैं जिन्हें मेरे बेटे की एक कमी नज़र आती है। उसके अंदर छुपी हज़ारों अच्छाइयाँ नहीं। उसका साफ दिल, उसका कोमल मन, उसका टैलेंट, ज़िंदगी की हर शय में उसकी कामयाबी, ये सब देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती और बस एक साफ मन होना चाहिए। और मेरे दर्श के लिए ऐसी ही साफ दिल वाली लड़की ज़रूर मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदिनी दहेज के सामान की गिनती कर रही है और तभी उसकी काकी बोलती है कि अरे क्या कर रही है, अभी तो सारा सामान तूने रखा था, क्यों चिंता करती है इतनी। और वो कहती है, अरे मेरी काकुड़ा से सेटिंग हो गई है, अरब सागर जितना प्यार मिलेगा मेरी बिग बहन को उसके ससुराल में। फिर नंदिनी इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है और कहती है, कुछ ढूंढ रही हूँ, कुछ कम है। और उसकी बिग बहन बोलती है, अरे अभी तो तूने सारा सामान गिना है, सब कुछ पूरा तो है। और नंदिनी कहती है, अरे मेरी बिग बहन की हंसी गायब है। और फिर वो आसमान से एक छलांग लगाकर अपने हाथ बंद कर लेती है और अपनी मुट्ठी खोलते हुए कहती है, ये देखो मिल गई मेरी बिग बहन की खुशी। उनकी एक सहेली नंदिनी से पूछती है, ये बिग बेन का मतलब क्या है। और नंदिनी कहती है, इमारत है एक लंदन में, हज़ारों लोग जाते हैं उसे देखने के लिए वहाँ, पर मेरी बिग बैन की तो बात ही अलग है, पहली बार देखने पर ही जीजू ने पसंद कर लिया था इसे। उनकी सहेली कहती है, नवीन जी के तो पसंद आ गई तुम्हारी बिग बैन पहली नज़र में, पर क्या उनको भी पसंद है वो। और नंदिनी कहती है, अरे क्यों नहीं, तभी तो सारी रात चैटिंग से फ़ोन बजते रहते हैं इनके। और फिर नंदिनी अपनी बिग बहन को छेड़ने लगती है। तभी उसका ध्यान टीवी की तरफ जाता है और कहती है, अरे अरे मेरा 11,000 का टीवी। और वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। नंदिनी की बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि मैंने उनसे कहा तो था पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, पता नहीं क्या फ़ैसला होगा उनका। अगले सीन में हम देखते हैं कि दर्श के पिता कहते हैं, डॉक्टर ने भी तो कह दिया है कि हमारे दर्श की नज़र अब कभी ठीक नहीं हो सकती, तो तुम्हारे सोचने से वो दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल थोड़े ना हो जाएगा। राजवी कहती है, आई एम ग्लैड कि मेरा बेटा दूसरे लोगों की तरह नहीं है। दर्श के पिता कहते हैं, एक बार ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर कहीं वो लड़की किसी मुसीबत में अनजाने में फंस जाए तो क्या हमारा दर्श उसकी रक्षा कर पाएगा। राजवी कहती है, क्यों नहीं कर पाएगा, रक्षा करने के लिए नज़र की नहीं जिगर की ज़रूरत होती है और मेरे बेटे में जिगर की कोई कमी नहीं। दर्श के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन राजवी बीच में ही बात काट देती है और कहती है, वरना बातों में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। और राजवी वहाँ से चली जाती है। दर्श के पिता कहते हैं, भगवान करे तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए, ना जाने कहाँ मिलेगी वो लड़की। और अगले सीन में हम देखते हैं नंदिनी सब लोगों के साथ डांस कर रही होती है और नंदिनी की बिग बहन मौसी से कहती है, मेरे हिस्से के भी सारे सपने यही देखती है और उन्हें पूरा भी करती है, मैं तो सिर्फ नाम के लिए ही बड़ी बहन हूँ, पर इसी ने मेरा ख्याल रखा है। आज मेरी शादी हो रही है और वो भी सब इसी की वजह से। मुझे तो आज बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि मेरी शादी के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा।
मौसी कहती है, तू क्यों चिंता करती है, भगवान ने किसी न किसी को तो बनाया होगा इसके लिए, कोई ना घर तो ऐसा होगा जो इसके लिए बना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि दर्श का छोटा भाई उसके लिए एक घड़ी तैयार कर रहा है जिसमें रोमन काउंटिंग है। उसी वक्त रूम में राजवी आ जाती है और वो रूम की लाइट बंद कर देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है दर्श को ऐसी घड़ी की ज़रूरत है जिसे छूकर उसे टाइम का पता करना पड़े। दर्श का छोटा भाई कहता है, माँ मुझे लगा कि छूकर टाइम बताने वाली घड़ी भैया को अच्छी लगेगी। और तभी वो अंधेरे में लड़खड़ा जाता है। राजवी लाइट ऑन कर देती है। राजवी कहती है, 2 मिनट के अंधेरे ने तुम्हें अपाहिज बना दिया तो तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम बार बार दर्श को उसके अंधेरे का एहसास दिलाओ। 3 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि दर्श को उस तकलीफ़ से दूर रखूँ और तुम बार बार उसी घाव को छीलकर क्यों उसे दुख देना चाहते हो। क्या एहसास दिलाना चाहते हो कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है। दर्श का भाई सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन बीच में ही राजवी रोक देती है और कहती है, ये सब करने के बजाय तुम बिजनेस में क्यों नहीं ध्यान देते। अपने भाई से कुछ सीखो। ज़िंदगी भर देखने के बाद जब किसी की आंखें चली जाती हैं वो जीने की आस छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे दर्श को देखो, जिस साल उसके साथ ये हादसा हुआ उस साल उसने एमबीए में टॉप किया, पढ़ाई में तुमसे बेहतर था, बिजनेस में हाथ बटाता है और फोटोग्राफी में तो पूरी दुनिया में नाम है उसका। तुम तो अपने भाई की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। क्या लगता है तुम्हें, क्या है तुम्हारा अचीवमेंट, क्या ये कि तुम देख सकते हो। वो उदास होता हुआ कहता है, आई एम सॉरी मॉम, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, चलिए आशीर्वाद दीजिए। पापा ने आज मुझे एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा है। फिर वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पाँव में झुकता है। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। राजवी उसे सुनकर बहुत खुश होती है और बगैर अपने बेटे को आशीर्वाद दिए वहाँ से चली जाती है। उनका बेटा उदास हो जाता है और अपने आप से कहता है, माँ मैं जानता हूँ मैं भाई की बराबरी कर नहीं सकता, वो हैं ही इतने स्पेशल, पर थोड़ा स्पेशल तो मैं भी हूँ ना। और अगले सीन में हम देखते हैं राजवी मेन हॉल में आ जाती है और दर्श को इधर उधर देखने लगती है। फिर अपने आप से कहती है, दर्श क्यों नहीं आया अभी तक, मुझे तो एहसास हुआ था कि वो आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से दर्श आकर अपनी माँ की आंखें बंद कर देता है। राजवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे के गले लग जाती है। तभी परिवार के बाकी सदस्य भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दर्श को आशीर्वाद देते हैं। तभी वहाँ दर्श का छोटा भाई भी आ जाता है और वो खुश होता है कि मेरे बड़े भाई ट्रॉफ़ी जीत कर आ गए, और फिर वो दर्श को अपनी गोद में उठा लेता है। राजवी को ये सब अच्छा नहीं लगता और तभी वो अपनी माँ की तरफ देखता है और दर्श को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। फिर घर के बाकी सदस्य बोलते हैं कि माँ बेटे को आपस में बातें करने दो और सब वहाँ से चले जाते हैं। राजवी दर्श को अपने साथ लेकर आती है और कहती है, वाह तू एक बार फिर से ट्रॉफ़ी जीत गया, तो रुक यहाँ मैं अभी आती हूँ। और राजवी आरती की थाली लेकर आती है और दर्श की आरती उतारती है। राजवी कहती है, तो सीधे यहाँ क्यों नहीं आया, मैं इंतज़ार कर रही थी, तो अपने दोस्तों के साथ चला गया ना। दर्श कहता है, हाँ देखो ना कितनी बुरी बात है, मुझे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसके लिए, तुम ऐसा करो मुझे सारा दिन खाना खिलाती रहो। दर्श पूछता है कि खाने में क्या है और उसकी माँ हंसते हुए कहती है, थप्पड़ है, खाएगा क्या। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। राजवी कहती है, 1 मिनट रुक, और वो उसके बैग में कुछ ढूंढने लगती है। दर्श कहता है, बैग में क्या ढूंढ रही हैं आप। और राजवी उसमें से मॉन्की कैप निकालती है और कहती है, मुझे पता था तू नहीं पहनेगा, तूने क्यों नहीं पहनी ये कैप। वहाँ पे पता है कितनी ज़्यादा ठंड थी, मैं रोज़ चेक कर रही थी, -2 डिग्री टेम्परेचर था, अगर तेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो। दर्श कहता है, माँ आजकल के ज़माने में ये मॉन्की कैप कौन पहनता है, ज़रा आप ही सोचो। आप जिस लड़की के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हो कि जो लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी, अगर वो मुझे वहाँ पेरिस में मिल जाती तो क्या इस मॉन्की कैप में देखकर मुझे पसंद करती। वो तो वहाँ से भाग जाती। और राजवी कहती है, कट इट, वरना बातों में ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो अपनी माँ की बात माना कर, मैं भी तो दुनिया घूमी हुई हूँ, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तभी दर्श आरती की थाली में से सिंदूर लेकर अपनी माँ के गालों पे लगा देता है और उसकी माँ कहती है, अरे ये क्या है। दर्श कहता है, मेरी चिंता करते हुए जो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके गालों पे थोड़ा सा रंग भर दिया जाए। राजवी कहती है, दुनिया को लगेगा कि माँ बेटा दोनों पागल हो चुके हैं, होली के 1 महीने पहले से ही होली खेल रहे हैं। दर्श कहता है, हाँ तो बोलने तो जिसे जो बोलना है, आज से 3 साल पहले मेरी ज़िंदगी के सारे रंग उड़ गए, लेकिन मुझे उन सब की कमी महसूस नहीं होती। यू नो वाई, क्योंकि आप हो ना। जब आप मेरे पास होते हो तो मेरे लिए हर दिन होली है, तो हैप्पी होली इन एडवांस। फिर राजवी अपने गालों से रंग उतार कर
दर्श के गालों पर लगा देती है और कहती है हैप्पी होली, और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर राजवी कहती है अच्छा चल नहा धो के तैयार हो जा, फिर तूने एग्जीबिशन के लिए भी जाना है ना। दर्श कहता है चिल मॉम, मुझे पता है मुझे एग्जीबिशन के लिए क्या पहनना है। राजवी कहती है वो ब्लैक टैक्सी लो ना बेटा, ब्लैक कलर शुभ नहीं होता तो उसे मत पहन। दर्श कहता है मुझे पता है माँ, इसलिए मैंने कुछ और सेलेक्ट किया है, और फिर वो मंकी कैप अपने चेहरे पर पहन लेता है। राजवी कहती है अरे ये पहनेगा तो वहाँ एग्जीबिशन पे? नहीं नहीं, सब हंसेंगे, चल उतार इसे। और फिर वो मंकी कैप दर्श के चेहरे से हटा देती है। दर्श मुस्कुराता हुआ कहता है क्यों, आई एम लुकिंग फनी? राजवी मुस्कुराते हुए कहती है माँ का मजाक उड़ाता है, एक तू ही है जो मेरे चेहरे पे खुशी ला सकता है। चल जा जल्दी से तैयार हो जा, एग्जीबिशन से पहले तुझे मंदिर भी जाना है। दर्श कहता है ठीक है, और मंदिर के बाद मैं घाट पे भी चला जाऊंगा। राजवी कहती है मुझे पता है, पर लेट मत होना। अगले सीन में हम देखते हैं नंदिनी की बहन नंदिनी से कहती है कि तुझे मेरी विदाई के लिए इतना सारा सामान नहीं खरीदना चाहिए था। मैं जानती हूँ तू नहीं बताती, पर तूने अपना सारा पैसा मेरे विदाई के सामान में खर्च कर दिया है। नंदिनी कहती है तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैंने कसम खाई है तेरे साथ जाने वाले सामान को मैं एक भी खरोच नहीं आने दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दर्श घाट पे पहुंच चुका है और वो वहां पर तस्वीरें ले रहा है अपने वॉच की हेल्प से, जो उसे सारी डायरेक्शन बताती रहती है। और वहां नंदिनी भी घाट पर पहुंच जाती है। ढोल बाजे की आवाज़ से दर्श को पता चल जाता है कि एक बिग फैट गुजराती वेडिंग होने वाली है। फिर नंदिनी और बाकी सारे नावों से उतरने लगते हैं। जब सब लोग नाव से उतर जाते हैं तो एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है। मौसी कहती है हे द्वारकाधीश, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये मौसम एकदम से ख़राब कैसे हो गया? नंदिनी बंसुरी देखो समुंदर में तूफान आ गया, जल्दी चलो यहाँ से। और नंदिनी उन दोनों को वहाँ से भेजकर कहती है कि तुम दोनों चलो, मैं अभी आती हूँ। और कहती है अरे मेरे 11,000 का टीवी, और भागकर नाव पर चढ़ जाती है और टीवी को संभालने लगती है। सब कहते हैं कि बाहर आ जाओ, तूफान आ गया है। लेकिन नंदिनी बाहर आने से मना कर देती है, कहती है इतना महंगा सामान मैंने बड़ी मुश्किल से बिग बैन की शादी के लिए जुटाया है, मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं इस सामान को ऐसे नहीं छोड़ सकती। दर्श भी बार बार कहता है कि तूफान आ चुका है, बहुत ही करीब है, तुम बाहर आ जाओ, लेकिन वो आने से मना कर देता है। और जो नाव है वो भंवर की तरफ जाने लगती है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर दर्श कुछ सोचता है और एकदम से समुद्र में छलांग लगा देता है और तैरता हुआ नाव तक पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर नाव में चढ़ जाता है। तूफान बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। नंदिनी कहती है अरे अरे मेरे 11,000 का टीवी, और उसे टीवी को संभालते हुए उसका पाँव रस्सी में अटक जाता है और वो लड़खड़ाकर दर्श की बाहों में गिर जाती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।